हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉक्स क्लासेस। मैं विकास कुमार झा आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। बच्चों, आपको बताइए कि अभी जो दिल्ली से एक वैकेंसीज निकली है एनटीटी एग्ज़ाम की, और उसके लिए जो पार्ट 2 वाला पोर्शन है, जो आपका साइकोलॉजी एंड या एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर सिलेबस बेसिकली पूछा जाता है तो आप एक बार वो वीडियो देखिएगा। और उस वीडियो के अंदर क्या सिलेबस पूछा जाता है पार्ट 2 में एजुकेशन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के अंदर, वो मैंने डिस्कस किया है वहाँ पर। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा, देन आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आज हम टॉपिक लेके आए हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक्स की। तो जितने भी टॉपिक्स, जितने भी हमारे कंटेंट हैं, उस कंटेंट पर जो है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको एजुकेशन मतलब आपके जो एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपकी ऐसी चलती रहेगी, और टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज बेसिस पर लाते रहूँगा मैं आप लोगों को। और इससे आपकी तैयारी में एक तरह से एक तैयारी करने में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट टॉपिक, क्योंकि डेवलपमेंट टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट की क्या बेसिकली कैसे हम विकास बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें रोल होता है किसका, इनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एमसीक्यूज लेके आया हूँ। ये पार्ट 1 है बच्चों, डेवलपमेंट पार्ट 1 है, मतलब इसकी अभी एक और पार्ट आना है, क्योंकि इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे एरियाज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस क्या हैं इसके, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डोमेन्स कौन कौन से हैं, उन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं बच्चों। तो ये पार्ट 1 है, और ये के बाद पार्ट 2 आएगा बच्चों। और इसमें जो सारे जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं, वो कवर करके जो है एमसीक्यूज बनाए गए हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर से। नंबर 1, देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को हिंदी में कहा जाता है संप्रत्यय को या अवधारणा का निर्माण करना, है ना। कोई कॉन्सेप्ट जो हम बनाते हैं माइंड में, उस कॉन्सेप्ट को हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को या कॉन्सेप्ट को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या अवधारणा या संप्रत्यय निर्माण कहते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है कैसे बनते हैं? कॉन्सेप्ट आर इमोशनली ऑर्डर्ड होते हैं। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एक सेट पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न में जो है कॉन्सेप्ट बनते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर, मतलब कि क्रमबद्ध नहीं होती, पदानुक्रमित नहीं होती। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल नहीं होते। तो इंडिविजुअल तो होते हैं, बच्चों को बताइए, हर बच्चों का अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, तो ये तो पॉइंट हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑन हायरार्की, देखो हायरार्किकली होती है, कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो आपको बताइए क्रमबद्ध रूप से बनते हैं। आपको बताया मैंने, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि कैसे कॉन्सेप्ट की जो क्रम होता है, आपने सुना होगा कि आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट जो हमारे बनते हैं उसको हम कहते हैं ना बच्चों, कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमेशा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बनते हैं, या ना क्या बनते हैं? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर बनते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम बनाना शुरू करेंगे, या कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में फ्रेम होता है, तो पहले उसका विजुअलाइजेशन होता है बच्चों, पहले हम उसको देखते हुए समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ही ये क्या होगा, आगे बढ़ता है। तो सीक्वेंस से चलता है, क्रमबद्ध रूप से चलता है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। कॉन्सेप्ट आर इमोशनली ऑर्डर किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि इमोशनली भावनात्मक रूप से क्रमित किया जाए, हर तरीके से कॉन्सेप्ट जो होता है करेक्ट। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट का संबंध हमारे इमोशन से है ना। तो आप बेसिकली ऑप्शन कौन सा रह गया हमारा? बी, है ना। देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, एक तरीके से, यानी कि कॉन्सेप्ट जो हम बनाते हैं उसका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा बी होगा। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओम प्रकाश, अ टीचर ऑफ क्लास 10th, इन्वॉल्व्स हिज स्टूडेंट इन वेरियस ग्रुप्स एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड आल्सो हेल्प इन, मतलब कि ओम प्रकाश नाम का एक टीचर है जो बच्चों को 10th क्लास के बच्चों को इन्वॉल्व करता है वेरियस ग्रुप में। तो ग्रुप बेस्ड लर्निंग की बात की जा रही है। तो ग्रुप से हम जब किसी को सिखाते हैं, तो ग्रुप बच्चों में क्या करता है? कोलैबोरेशन करने की बात करता है। किसकी बात करता है? कोलैबोरेशन, यानी कि सह संबंध, है ना। यानी कि देखो,
जब भी हम ग्रुप में जोड़ने की बात करते हैं तो ग्रुप का मतलब होता है कि दो लोगों को आपस में क्या करना, जोड़ना। और जब जोड़ेंगे लोगों को तो आपस में एक दूसरे के अनुभव से बच्चा सीखेगा। तो ग्रुप बेस्ड लर्निंग जो कराई जाती है उसका पर्पस ही होता है कि बच्चे एक दूसरे के अनुभव से, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बच्चा सीखे, है ना। तो ये किस पर्पस के लिए होता होगा? सोशलाइजेशन हो सकता है, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू सिखाने के लिए, एग्रेशन, एग्रेशन तो नेगेटिव है, इंटरलाइजेशन करने के लिए, व्यक्तिगत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि काम तो ग्रुप में दिया किया जा रहा है, तो व्यक्तिकरण क्यों करेंगे हम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका सोशलाइजेशन, क्योंकि अगर बच्चे ग्रुप में सीखेंगे तो एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे, और एक दूसरे के अनुभव से अगर सीखेंगे तो उनका क्या होगा? सोशलाइजेशन होगा, यानी कि उनका क्या होगा बच्चों? समाजीकरण होगा। समाजीकरण होता ही है एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में आने के बाद, एक दूसरे के संदर्भ में, एक दूसरे के कहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद ही हम कोई चीज़ सीख सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, वैल्यूज सीख सकते हैं, कस्टम सीख सकते हैं जब हम सोशलाइज होके बच्चों। ठीक है, तो बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों? ए आना चाहिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही नहीं है, किसके कॉन्टेक्स्ट में है? ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, विकास एक जैविक प्रक्रिया है, मतलब कि पैदा होने के बाद से ही बच्चों में ग्रोथ शुरू हो जाती है, एक बाय बर्थ प्रोसेस कह सकते हो या प्री बर्थ प्रोसेस कह सकते हो। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास जो है वो गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रोथ हैज फिक्स पैटर्न, ग्रोथ का पैटर्न जो होता है फिक्स होता है। एंड डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ग्रोथ बायोलॉजिकल है, यानी कि एक जन्म से ही या जन्म के पूर्व से ही बच्चों में जो ग्रोथ है शुरू हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, देखो मात्रात्मक कहा गया है डेवलपमेंट को, तो मात्रात्मक तो ये होता ही है, बात सही है ना। ग्रोथ हैज फिक्स पैटर्न, पैटर्न भी ग्रोथ का होता है, ये बात भी सही है। और डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन और लर्निंग की वजह से हमारा क्या होता है? आपका विकास होता है, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। तो अगर देखा जाए चारों ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव भी होता है, बट इसने पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो अगर मैं इन चारों में जज करूं तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। सेकंड ऑप्शन में दिक्कत क्या है? केवल क्वांटिटी की बात कर रहा है, हालांकि क्वांटिटेटिव भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, बस साथ साथ में क्वालिटेटिव भी होता है। डेवलपमेंट इज अ बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो इसका आंसर दोनों ही होने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक दिया हुआ, बट आंसर तो ये भी ठीक है क्योंकि क्वांटिटेटिव भी हो सकता है ये। बट इस चारों ऑप्शन में सबसे कम जो इफेक्टिव लग रहा है वो आपका बी लग रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा बच्चों? दैट इज बी। ठीक है, जनरली ये भी ठीक है, बट इन ऑप्शंस के बिहाफ पर जो है बी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बच्चों घुमा के पूछता है, तो कि थोड़ा सा आपको अपना सेंस भी लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या नहीं पूछा हुआ है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। DT प्लस बी किसी प्रकार के एग्जाम को पास करो, DT प्लस बी के, चाहे NTT हो, PRT हो, क्वेश्चन का तरीका अलग प्रकार से पूछा जाता है और आपको अपना सेंस लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। Which of the following statement is correct in the context of development? विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। तो डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर एंड एवरीवन, फॉर एवरीवन, सबका एक जैसा ग्रोथ का रेट रहता है। देखो रेट तो बच्चों दो व्यक्ति का हमेशा डिफरेंट ही होता है, एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो कम उपयोगी लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है। डेवलपमेंट हैज यूनिफॉर्म पैटर्न बट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, पैटर्न होता है सबका बट रेट सबके क्या होते हैं? विकास की जो दर होती है, हर बच्चा अलग प्रकार की रेट से विकास की दर से बढ़ता है। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल ठीक है, मल्टी डायमेंशनल भी डेवलपमेंट हमारा होता है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। एंड डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन एक्सपीरियंस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकल मतलब कि बच्चा हेरिडिटी का इंपैक्ट भी पड़ता है और एक्सपीरियंस जो है वो भी होता है। तो बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पे बेसिकली किससे है? हेरिडिटी के इंपैक्ट को दर्शाता है जो बच्चों के अंदर देखा जाता है। ठीक है, दोनों सही है। तो आपका ये भी थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, सेकंड भी ठीक है। फर्स्ट में डाउट है क्योंकि सेम रेट पूछा हुआ है, हर दो बच्चों की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की जो दर है वो एक जैसी नहीं होती है। यहाँ तक कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनका भी जो रेट है डेवलपमेंट का वो एक जैसा नहीं होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ पर कम इफेक्टिव लग रहा है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर इसका होना चाहिए 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका? दैट इज डी इज द राइट आंसर, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट करेक्ट इज करेक्ट, मतलब विकास के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा
जो है जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। इसने पूछा है नो इज करेक्ट। अच्छा, करेक्ट पूछा है यानी कि सही पूछा हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता होती है। स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ये वाला। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड टाइम ऑफ एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। एग्जैक्ट तो कभी कुछ होता ही नहीं विकास में, तो स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ नियर नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्रिडोमिनेट बाय द जेनेटिक फैक्टर, मतलब विकास जो होता है अनुवांशिकता के कारणों से पूर्व निर्धारित होता है और सुव्यवस्थित क्रम से चलता है। तो क्रम से चलता है बात ठीक है, बट केवल जेनेटिक ही इफेक्टिव होगा ऐसा कहना गलत है। देखो भाई आपको याद रखना, विकास जो है डेवलपमेंट इज एच मल्टीप्लाई बाई ई। हम हमेशा कहते हैं ना बच्चों, विकास जो है हमारा वो अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया से मिलकर बनता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट यानी कि क्या होता है, विकास होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डेवलपमेंट इज अ सिंपल एंड यूनिक डायमेंशन, मतलब कि एक ही दिशा में चलता है, ये भी गलत है बच्चों। बहुत सारे डोमेन्स होते हैं इसके, तो बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, आपका ए, है ना। ए हमारा सही है कि विकास जो है हर एक कल्चर में डेवलपमेंट जो होता है डिफरेंट होता है, यानी कि हर दो बच्चे का जो डेवलपमेंट है चाहे वो किसी भी कल्चर में हो उसका अलग ही मिलेगा। हर की विकास की जो दर है, विकास का जो तरीका होता है, देख लगा सब में अलग प्रकार का देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार और। द प्रिंसिपल दैट ग्रोथ फॉलोज ए पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हेड टू देन प्रोसीड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि हेड से स्टार्ट होता है बॉडी की और की ओर देता है। तो एक पैटर्न है जिसमें सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं। देखो दो प्रकार के डायरेक्शन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, खासकर जो हमारा फिजिकल ग्रोथ है उसके दो प्रकार के डायरेक्शंस होते हैं, आपने सुना होगा। एक होता है जिसको हम कहते हैं सिफेलो कॉर्डल, है ना। सिफेलो कॉर्डल का मतलब क्या होता है, सिर पदाभिमुख विकास, सिर से पैरों की ओर जो विकास होता है, तो इसको बोलते हैं हेड टू टो, है ना। हेड टू टो कहा जाता है इसको। अगर सिर से पैरों की ओर बढ़ेगा तो हेड टू टो है। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेंटर टू पेरीफेरी या सेंटर टू आउटर पार्ट। सेंटर टू हम क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट, है ना। इसको हम नियर टू मतलब इनर टू आउटर कह सकते हैं आप लोग बच्चों। तो ये सेंटर टू पेरीफेरी होता है बच्चों, है ना। तो एक सिफेलोकॉर्डल है, एक आपका है प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो दो प्रकार के ये डायरेक्शंस होते हैं डेवलपमेंट के, है ना, विकास खासकर ग्रोथ के। अब ये डायरेक्शंस हैं, तो ये पूछा हुआ है कि सिर से पैर की ओर, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल तो सेंटर से पेरीफेरी की ओर होता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा बच्चों, दैट इज सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। इसका मतलब भी होता है कि बच्चा पहले का सिर का विकास करेगा, फिर धड़ का विकास करेगा, मतलब ये मिडल पार्ट्स, एंड देन बाद में उंगलियां जो है डेवलप होती है। इसलिए बच्चों पहले बच्चे सिर पर कंट्रोल करते हैं, फिर वो बॉडी के मिडल पार्ट जिसकी वजह से वो बैठना सीखते हैं, और अंत में लास्ट में क्या होता है, चलना सीखते हैं। क्योंकि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर यानी कि हेड टू टो होता है बच्चों। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, डेट इज बी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डेंस टू द एज टू द चाइल्ड, मतलब विकास जो है वो एज से कनेक्ट होता है हमेशा। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डैश, किसके प्रिंसिपल से कनेक्ट है ये। तो पहला है कॉन्टिन्यूटी। देखो अगर एज की बात कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी तो होगा ही नहीं, है ना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई चीज जब आपस में जोड़कर बच्चा सीखता है, ये भी नहीं होगा आंसर। और इंडिविजुअल डिफरेंस की यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, तो आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म पैटर्न। क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ता है बच्चे का पैटर्न, जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि बच्चे 3-4 महीने तक आपने देखा होगा 3 से 4 मंथ तक जो बच्चे होते हैं क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, है ना। 7-8 मंथ तक बच्चा जो होते हैं स्टैंड करना शुरू करते हैं। 9 से 10 महीने तक बच्चे वॉक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका जो पैटर्न है वो बढ़ने लग जाता है ना। तो एज की बात करेगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, यूनिफॉर्म पैटर्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखना। तो यूनिफॉर्म पैटर्न की बात यहाँ पर की गई है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की स्पेशल बैच जो है वो चलता है 4 से 6, ठीक है, पीएम पे। तो ये आप बैच चाहो तो ले सकते हो नर्सरी टीचर की। इसी में टॉपिक जो है पढ़ाए जाएंगे अच्छे तरीके से। आपको डेमो भी दिया जाएगा, डेमो में आप पहले अपने आप को पहले सेटिस्फाई कीजिएगा, देन आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। और ये नंबर है, इस नंबर पे आप
कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई बैच लेना है तो। बैच दोनों ही मोड में है, आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन लेना है तो आपको ऑफलाइन भी बैच मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एक बार डेमो लेके देखिए, डेफिनेटली आप लोग पसंद करोगे और आपको लगेगा कि हाँ कुछ क्वालिटी वाला एजुकेशन या क्वालिटी वाला जो है मैं शिक्षा ले रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, है ना। और ये एक वेबसाइट वो है बच्चों, एक वो नंबर है, इस पर भी आप वो कर सकते हैं। टाइमिंग 4 से 6, 7 से 9 है, 2 टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है। और ये बैच बस आने ही वाला है, कमिंग सून है, तो आपको इस बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट states that approximately a certain pattern and sequence appear in the dynamic and linguistic development of children। ये सिद्धांत ऐसा क्या कहता है कि बच्चे की गतिशील और भाषाई विकास में लगभग एक निश्चित पैटर्न की ओर क्रम की ओर बढ़ता है। यानी कि बच्चे का जो विकास जो लैंग्वेज होता है वो उसके क्रमबद्ध रूप से चलती है, एक पैटर्न से सीक्वेंस से चलता है। तो सीक्वेंस वाला प्रिंसिपल किस में है? कॉन्टिन्यूटी तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को कहते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। इंटीग्रेशन मैंने क्या कहा था, जब दो चीज को जोड़कर बच्चा सीखता है तो इंटीग्रेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन की यहाँ पे बात कोई की नहीं जा रही, क्योंकि डायरेक्शन का होता है सिफेलोकोडल या प्रॉक्सिमल डिस्टल। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सीक्वेंस की, क्योंकि विकास का क्या है? एक सीक्वेंस है। और लैंग्वेज का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहले बच्चा करता है क्राई, उसके बाद करता है बैबलिंग, सॉरी बैबलिंग नहीं आता, क्राई के बाद आता है आपका, क्राई के बाद आता है आपका दैट इज क्वीइंग, है ना, जिसको हम कुकुहाना कहते हैं। उसके बाद आता है बैबलिंग, है ना। उसके बाद आता है आपका वन वर्ड्स, उसके बाद आता है टेलीग्राफी, है ना। किस एज में कितना आता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना हो। क्राई 0 से लेकर 1 मंथ तक बड़ा एक्टिव रहता है, क्वीइंग 1 से लेकर 5 मंथ तक एक्टिव रहता है, बैबलिंग 5 से लेकर 8-9 मंथ तक चलता है, 9 मंथ से 1 साल तक बच्चे में होती है कौन सी? वन वर्ड। 1 साल से लेकर लगभग 3 साल तक आपकी रहती है टेलीग्राफी। उसके बाद आती है वर्बल स्पीच। तो ये डायरेक्शन होता है लैंग्वेज का बच्चों, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि क्वीइंग कब डेवलप होती है बच्चे के अंदर। खासकर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में तो ये पूछ लेते हैं कि किस समय में कितना लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। वर्ड्स भी पूछ लेता है कि 1 साल में 250 वर्ड्स, 2 साल में 350 से लेकर 500 वर्ड्स। तो ये वर्ड्स भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक से बेसिक डेवलपमेंट की बात भी आपसे पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों? आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एक बार क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा पूछा हुआ है कि विकास के आधार पर सत्य है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड सिक्वेंशली, बिल्कुल ठीक है, आई थिंक। तो ये तो आंसर ठीक होना चाहिए। अच्छा, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं यहाँ पर। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस स्लोली एंड ओवर टाइम, बिल्कुल ठीक है भाई, टाइम लेता है, धीरे चलता है ये। ऑल मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर स्पेसिस शो सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। एक विशेष प्रजाति के सभी सदस्य विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाते हैं, ये बात भी ठीक है। कुछ कुछ विशेषता तो लगभग सेम ही होता है सब में, है ना। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो ये बेस्ट आंसर आपका होना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि भाई सभी जो स्पेसिस में व्यक्ति होते हैं सबका मानव में कुछ ना कुछ विशेषता क्या होती है? सेम होती है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या है? सही है। तो ऑल द एबव स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल आ रहे हैं कि ऐसा एक आपको कथन दे देंगे, उसका एक रीजन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि क्या रीजन जो है वो एक्सेप्शन के अनुसार डिफाइन करता है कि नहीं डिफाइन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत मिलते हैं बच्चों, ये आपको करने पड़ेंगे। असर्शन कहता है कि डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। ये कहता है कि बच्चों को शारीरिक विकास में जो देरी होती है उसका एक जो कारण है वो किसको माना जाता है? अनुवांशिकता को ठहराया जाता है। देखो, जो बच्चे डेवलपमेंट डिले करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट डिले क्या है कि कोई भी ऐसा माइलस्टोन है डेवलपमेंट का जिसे आपने उस एज में ना करके उसके आगे वाली एज में किया हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लो 1 साल में बच्चे चलने लग जाते हैं और 1 साल में चलने लग जाते हैं, बट बच्चा जो है वो 1.5 साल के बाद चलना शुरू किया है, तो वो उसका डिले डेवलपमेंट है।
ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्या ये जेनेटिक होता है? तो पूरी तरीके से जेनेटिक नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट असर्शन जो है वो आपका क्या गलत लग रहा है। रीजन क्या कह रहा है, हेरिडिटी फैक्टर आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अनुवांशिकता कारण ही जिम्मेदार होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। हालांकि ग्रोथ पर हम ऐसा कहते हैं कि हेरिडिटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, मैच्योरेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, हम ये बात मानते हैं। लेकिन कुछ रोल एनवायरनमेंट का भी होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी मिलकर हवा का विकास करती है ना। तो इसलिए ये भी मुझे लग रहा है गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मुझे लग रहे हैं गलत होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि पूरा हेरिडिटी नहीं होता, डेवलपमेंट डिले में कुछ एनवायरमेंटल का रोल भी होता है। और दूसरा जैसे बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पाए, अच्छा पोषण नहीं मिल पाए, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, तो बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। ठीक है। और फिजिकल डेवलपमेंट में हालांकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो हेरिडिटी होता है, पर कुछ एनवायरमेंट भी होता है। बट इसमें केवल किसकी बात की गई है, जेनेटिक यानी कि हेरिडिटी की बात की गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of use in a fine motor? देखो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर आपने सुना होगा। दो प्रकार के हमारे मोटर स्किल्स होते हैं। एक फाइन होता है जिसको हम सूक्ष्म कौशल बोलते हैं, और ग्रॉस जो होता है उसको हम स्थूल कौशल कहते हैं ना। तो स्थूल जो होते हैं, जो जैसे लिखना, जैसे जो छोटे मसल्स का यूज करते हैं वो आपके फाइन में आ जाते हैं, और बड़े मसल्स का यूज करते हैं वो आपके ग्रॉस में आ जाते हैं। जैसे लिखना फाइन में है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये फाइन मोटर में आ गया। स्क्रिबल करना, इसके अलावा पेंटिंग करना, है ना, ये सब सुई में धागा डालना, थ्रेड द नीडल हो गया, ये शूज के लेस बांधना, ये सारे हमारे फाइन मोटर स्किल्स हैं। कोई फ्लोर पर गिरा हुआ कोई भी एक दाना है उसको उठाना, कुछ भी है, वो फाइन का काम होता है। ग्रॉस होता है तो पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, पूरे जो बड़े मसल्स जो डेवलप होते हैं, बड़े मसल्स के जो टास्क होते हैं उसको हम ग्रॉस कहते हैं। तो उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा सूक्ष्म कौशल का एक उदाहरण है बच्चों। तो रनिंग तो बच्चों आपको पता ही है, ये तो स्थूल का काम हो गया, ग्रॉस का काम हो गया, ग्रॉस का ये टास्क है। वॉक करना भी आपका ग्रॉस का पार्ट है ना। जंपिंग भी ग्रॉस का है। स्क्रिबलिंग लिखना, है ना, स्क्रिबल जो हम करते हैं वो किसका पार्ट है आपका, स्क्रिबलिंग जो है बच्चों वो किसका पार्ट है हमारा, ये हमारा फाइन का। ठीक है, तो फाइन कौन से स्किल्स होते हैं, ग्रॉस कौन से स्किल्स होते हैं, ये। अब और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है भी विकास की डायरेक्शन होती है, तो डेवलपमेंट जो है वह जो हमारा जो मोटर स्किल का जो डायरेक्शन है वो कैसी ओर बढ़ता है, क्या ये फाइन टू ग्रॉस चलता है या ये ग्रॉस टू फाइन चलता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सा डायरेक्शन जो है वो सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या सही आंसर हो, क्या सही क्रम होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी द मिडल चाइल्डहुड स्टेज? कौन सा बच्चा से मिडल चाइल्डहुड का होगा? मिडल चाइल्डहुड आपको बता दूं मैं, मध्य बाल्यकाल है ये। उसकी एज जो होती है, जो हमारी मिडल चाइल्डहुड जो होती है, इसकी एज आपकी बता दूं मैं, ये होती है 5 से लेकर 11 साल। कभी कभी यहाँ पर हम 6 से 11 साल भी लिख देते हैं, क्योंकि एज आपको पता ही है कि आगे पीछे होता रहता है ना। तो इस स्टेज में क्या विशेषता बच्चे में होगी? अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स एंड एंगेज इन द मेक बिलीव प्ले। तो ये तो अर्ली चाइल्डहुड में होता है बच्चों। इमिटेशन जो होता है और मेक बिलीव प्ले जो होते हैं बच्चा, नहीं जैसे डॉक्टर खेलना, फादर मदर खेलना, बच्चे खेलते रहते हैं, तो मेक बिलीव प्ले होता है बच्चों। इसको इमेजिनरी प्ले हम कह सकते हैं। तो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड में होगा। कहाँ होगा ये? अर्ली चाइल्डहुड में होता है ये, यानी कि पूर्व बाल्यकाल में होता है। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग एंड रूल्स कैन रीजन। देखो रीजनिंग जो होती है 7 साल से शुरू हो जाती है, तो ये बेस्ट आंसर हो सकता है मिडल चाइल्डहुड का, याद रखना। ठीक है, अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसिस जो होती है बच्चों, परिकल्पना का निर्माण होता है और कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बच्चा बताता है। तो ये आपका होता है एडोलेसेंस स्टेज से स्टार्ट, यानी कि किशोर काल से ही शुरू होता है। तो ये आंसर भी नहीं होगा। अ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू द शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रेस्पिंग पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट। तो ये आपको अर्ली चाइल्डहुड से भी शुरू हो जाता है, क्योंकि 3 साल के बाद ही बच्चा ग्रॉस एंड फाइन स्किल्स का यूज करना शुरू करता। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए आपका बी, क्योंकि रीजनिंग की बात की, मिडल चाइल्डहुड की बात की है, तो मिडल चाइल्डहुड में बच्चा जो है रीजन करना यानी कि तर्क करना शुरू कर देता है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉट्स ऑफ क्लूज अबाउट जेंडर अप्रोप्रिएट वे
ऑफ बिहेविंग कम्स फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली बात है कि जो मीडिया के द्वारा बहुत सारे जेंडर के रोल्स प्ले किए जाते हैं, हमने देखा होगा बच्चों, जैसे महिलाओं को किसी और रोल में प्ले किया जाता है, पुरुषों के लिए अलग प्रकार के रोल प्ले जाते हैं। तो ये क्या शो करता है? दिस हाईलाइट्स दैट रोल ऑफ डैश इन अ डैश एजेंसी। तो ये कौन सा है? ये एक तरह का क्या है? ये एक मीडिया काम है, ऑब्वियसली, क्योंकि फिल्म वगैरह मीडिया का ही काम होता है। और मीडिया हमारी कौन सी एजेंसी है? देखो, दो एजेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे आ जाते हैं घर, जो हमारा होम है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। सेकेंडरी में आ जाते हैं मीडिया हो गया, स्कूल हो गया, है ना, इंस्टीट्यूट्स हो गया, ये सारे हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं आपके। तो अब ये मीडिया कौन सा हुआ? मीडिया हमारा सेकेंडरी में आ गया। तो आंसर क्या होगा कि देखो, ये जो है, ये एक तरह का मीडिया काम है। और मीडिया कौन सी एजेंसी है जब सोशलाइजेशन की? सेकेंडरी। और प्राइमरी कौन सा आता है? हमारा घर, यानी कि होम। ठीक है, तो बी आंसर इसका होना चाहिए बच्चों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होल्डिंग ए पेंसिल, पेंसिल को पकड़ना, है ना, पेंसिल को पकड़ना, इन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल। एंड वाइल किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को क्या करना? किक करना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये पेंसिल को पकड़ना, हाथ से, उंगली से पकड़ते हैं, तो उंगली से पकड़ते हैं उसको फाइन कहा जाता है। और फुटबॉल को लात मारना, फुटबॉल को जब हम लात मारते हैं तो पूरी बॉडी मूव होती है, पूरे बड़े मसल्स मूव होते हैं। तो किसका काम है? ग्रॉस का। तो फाइन एंड ग्रॉस स्किल्स की बात यहां पर की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? फाइन एंड ग्रॉस स्किल्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बैच है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग कि DTPLSP 2014 TGT SST का एक बैच है बच्चों नया, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया गया है बच्चों, वैलिड है। और ये भी जो है बैच आने वाला है, ये भी बैच आपका जो है वो आने वाला है, ठीक है। और आप इस दिए हुए नंबर पर जिस लिखा है 8448178267, इस नंबर पे आप देख सकते हैं TGT SST की क्लास है। एक बार आप डेमो लेके देखिए बच्चों, डेफिनेटली आप लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं जो ये क्लास लेंगे आपकी। एक बार लेके देखिए आप लोग बच्चों, ये बैच भी है और ये बैच आपको काफ़ी बेनिफिट देगा बच्चों, ठीक है। तो ये बैच नंबर है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और सेम बात, ऑफलाइन बैच भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि आपका घर बहुत दूर है, या बहुत दूर से आप आते हैं, या नहीं आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। आप डेमो लेके देख सकते हैं, एक डेमो, दो डेमो, जितने डेमो ले सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि सही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी, सही नॉलेज मिलेगी। और ये एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो आपके तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर लीजिए, ठीक है। तो आप एक बार इस बैच को लेके देखिएगा, डेमो लेके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। देखो, ये बहुत अच्छा टर्म आया है। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि ब्रेन हमारा जो है चेंज होता है। देखो, ब्रेन ना एक डायनामिक रोल प्ले करता है हमारे लिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना बच्चों, ब्रेन और मैच्योर होता है, बड़े होता है, और वो उसका जो फंक्शन है ना वो और अधिक बढ़ जाता है। तो एज के साथ साथ जो ब्रेन हमारा डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। तो ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इज नॉट एनवायरमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। डेवलपमेंट प्रोसीड एट द सेम रेट ऑफ अमंग द ऑल द इंडिविजुअल, ये भी गलत है। इंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड सेंसिटिव पीरियड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। देखो, एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, बच्चा जब चाइल्डहुड से किशोर काल में जाता है, तो बच्चे का जो लर्निंग जो होती है वो बढ़ने लग जाती है, उसका डेवलपमेंट जो होता है बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसका ब्रेन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका? सी। एंड डेवलपमेंट इज वन डोमेन डज नॉट इन्फ्लुएंस अदर, ये भी आंसर नहीं होता। आंसर क्या होगा बच्चा आपका? सी, कि बचपन से लेकर, मतलब बचपन काल से लेकर जैसे बच्चा जैसे जैसे बदलता है, उसका जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो सेंसिटिव हो जाता है। होता है कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसका ब्रेन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? ब्रेन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदल रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की मेजर एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, मतलब किस किस चीज की वजह से हमारा समाजीकरण होता है बच्चों? सोशल कम्युनिटीज, देखो सामाजिक समुदाय हमारा समाजीकरण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस मतलब होता है कि समजातीय समूह, इसको पीयर ग्रुप भी कह सकते हो। एक ही तरह के जो बच्चे जो हैं उनके कॉन्टेक्ट बच्चा सीखता है एक ही एज के बच्चे के साथ, तो ये बात भी सही, इससे बच्चा समाजीकरण कर सकता है। और फॉर्मल इंस्टीट्यूट, जैसे कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूट है, जैसे कोई किसी जगह से आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो भी इससे भी कर सकते हो। तो तीनों ठीक है। और फैमिली तो होता ही होता है, तो चारों ठीक है ना बच्चे, क्योंकि चारों ही मेजर है, मतलब अच्छे रोल प्ले करते हैं हमारे समाजीकरण में। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3
एंड 4, है ना, कि सभी जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चे के सामाजिकरण में, यानी कि बच्चे के सोशलाइजेशन में, ठीक है। बट सबसे जो मेन एजेंसी कहा जाती है, मेन एजेंसी पूछेगा आपसे, तो याद रखना मेन एजेंसी कौन सी है, ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको बताना है कि मेन एजेंसी कौन सी है। ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेन एजेंसी जो है समाजीकरण की कौन सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। हेरिडिटी प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डैश, मतलब कि आनुवांशिकता जो होती है वो विकास के कौन से पहलुओं को ज्यादा प्रभावित करती है ना। तो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट भी तो इसमें होता है, तो ये तो गलत है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें तो बहुत ही कम, रेयर होता है बच्चों, तो ये दोनों तो गलत हो गए। फिजिकल डेवलपमेंट, यस, ये इसका आंसर हो सकता है बच्चों की। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे हमारा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, हाइट वगैरह हो गई, रंग रूप वगैरह जो होते हैं, ये सब खासकर क्या होते हैं, जेनेटिक ही होते हैं ना हमारे। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो ज्यादा किससे प्रभावित होता है, आनुवांशिकता से। कल्चर तो बिल्कुल नहीं होता बच्चों, तो ये आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी जीनियस नाम की किताब लिखी गई थी, किसने लिखी थी। कुछ ऐसी बुक्स भी क्वेश्चन भी एग्जाम आ जाते हैं, जैसे कोई कोटेशन दे देंगे आपको, बोलेंगे भाई ये किसने कहा है, या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, या कोई ऐसा बुक का नाम लिख देंगे भाई ये बुक किसने लिखी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को करने पड़ेंगे, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो हेरिडिटरी जीनियस जो बुक है वो लिखी थी गाल्टन ने, ठीक है। तो याद रखना, किसने लिखी थी, गाल्टन ने बुक लिखी थी, ठीक है। याद रखना कौन सी, हेरिडिटरी जीनियस। आगे है अ चाइल्ड हु इज हाई एंड लो इन अ करेक्टरिस्टिक सच एज एंजाइटी और सोशल एबिलिटी विल रिमेन सो इन अ लेटर एज, मतलब एक बच्चा जो है किसी विशेषता में, जैसे चिंता और सामाजिकरण में ऊंचा और नीचा होता है, बिल्कुल ठीक है, बाद की उम्र में भी वो ऐसा ही रहेगा, बाद की उम्र में भी वो क्या रहता है, ऐसा ही रहता है। तो ये कथन किस चीज को महत्व देता है, ठीक है, किसी को महत्व देता है, परिपक्वता को महत्व देता है ना, हेरिडिटी को महत्व देता है, मैचुरेशन को करता है, एनवायरनमेंट को कहता है, या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को कहता है ना, और केवल हेरिडिटी की बात करता है। देखो ये ऑब्वियसली बात है कि बच्चे के अंदर कैसे एंजाइटी है, एंजाइटी वगैरह होती है तो वो आगे भी है, यानी कि किसकी वजह से उसको मिली है, हेरिडिटी की वजह से मिली है, तो ये आगे भी दिखाएगा, क्योंकि एंजाइटी आपने देखा होगा बच्चे में अगर एक बार आ जाती है ना तो आगे की एज में भी रहती है। तो ये बिल्कुल किसका काम है बच्चों, ये है हेरिडिटी का, क्योंकि पहले से ही बच्चे के अंदर वो चीज आ गई है। अगर आप बच्चा शुरुआत से ही मान लो कि कम सोशलिस्टिक है, मतलब इंट्रोवर्ट है, कि बच्चा किसी से घुलता मिलता नहीं है, तो इसका एक रीजन हो सकता है क्योंकि हेरिडिटी से उसको ऐसी ये चीज मिली हो, है ना, क्योंकि और अगर मिली है उसको तो वो ऑब्वियसली बात आगे की एज में भी रखेगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका हेरिडिटरी आंसर हो सकता है बच्चों। एनवायरमेंट का कुछ ने कहा कि आगे भी रहेगा, तो अगर आगे एनवायरमेंट का रोल भी अगर होता तो आगे वो चेंज हो जाता, चेंज होने की बात करता, पर उसने क्या बोला है कि भाई एक ऐसी करेक्टरिस्टिक जो बच्चा आगे भी दिखा सकता है, तो ये एनवायरमेंट का रोल तो हो ही नहीं सकता, मैचुरेशन वाले को यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका, दैट इज हेरिडिटरी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 20 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में, है ना, और वो भी विकास पर ही होंगे, डेवलपमेंट पे ही होंगे, ठीक है। सोशल सेटिंग डू नॉट कंटेन चिल्ड्रंस बट इनडायरेक्टली अफेक्ट देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, सामाजिक परिवेश में बच्चे शामिल नहीं होते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके तात्कालीन वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो कोई सिस्टम्स है, 5 सिस्टम्स बताए थे यूरी ब्रॉनफेम ब्रेनर ने, टॉपिक का नाम है इकोलॉजिकल थ्योरी, उन्होंने दिया था इकोलॉजिकल थ्योरी, आपको याद होगा, इसको हम पारिस्थितिक सिद्धांत के, उन्होंने 5 प्रकार के स्टेज बताए थे। पहला था माइक्रो सिस्टम, जहां बच्चा जो है घर और स्कूल से सीखता है। दूसरा था मीजो सिस्टम, ये वाला, जहां बच्चा घर और स्कूल के इंटरेक्शन से सीखता है। तीसरा था मैक्रो सिस्टम, सॉरी एक्सो सिस्टम, जहां बच्चा इनडायरेक्टली, जैसे होम और स्कूल पे इम्पैक्ट पड़ा है बट प्रभावित कौन हो रहा है, चाइल्ड। तो इनडायरेक्टली अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा, एक्सो सिस्टम, जैसे बच्चे का एक फिक्स एनवायरनमेंट था और बच्चा एक जगह पर रह रहा था, उसके फैमिली में मान लो उसके फादर का क्या होगा, ट्रांसफर हो गया किसी और स्टेट में, तो बच्चा भी उस स्टेट में जाएगा, तो उसका जो एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया। बहुत ऑब्वियसली बात है कि किसका ट्रांसफर हुआ है, फादर का, बट किसका डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, किसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बच्चे का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सो सिस्टम इज द राइट आंसर, ठीक है। चौथा है मैक्रो, जहाँ पर सोसाइटी हो गई, कस्टम्स हो गए, रिलीजन्स वगैरह जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर करते हैं।
और लास्ट है बच्चों क्रोनो सिस्टम, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल चेंज हमारी लाइफ में कैसे आ रहा है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसके आंसर सीधा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक्सो सिस्टम। ये बिल्कुल टॉपिक को समझाया हुआ है बच्चों। बैच अगर आप लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच लेते हैं, इस टॉपिक को मैं डिटेल से समझाऊंगा, एक एक चीज विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर मेरा मेन फोकस होता है बच्चों। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो मेन फोकस है। टॉपिक चाहे मैं छोटा सा करें, बट क्वेश्चन पे फोकस मेरा जो है ज़्यादा मिलेगा आपको, और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी क्वेश्चंस की अगर आप बैच लेते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन में आपको देख सकते हो कितनी क्वालिटी वाले क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, और ऐसे क्वेश्चन आपके DTPLS भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 था डेवलपमेंट का, और पार्ट 2 भी आएगा। बाकी 2 बैचेस जो आपको मैंने बताए अभी कि नर्सरी टीचर के भी बैचेस आने वाले हैं, और सोशल साइंस की, टीचर सोशल साइंस की बैच आने वाले हैं। आप एक बार उस पर उसको लेकर देखिए, एक बार उसको डेमो लेकर देखिए, डेफिनेटली आपको लोग आप पसंद करेंगे उसको, और आप टीचर के तरीका जो है, पढ़ाने का जो तरीका है वो आप देख पाएंगे, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी अनुभवी टीचर आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम MCQ जो डेवलपमेंट पार्ट 2 है उसको लेके मैं आपके सामने आऊँगा, उसको डिस्कस हम करेंगे। और फिर जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, फिर हम और किसी टॉपिक, जैसे लर्निंग टॉपिक हो गया, इंटेलिजेंस टॉपिक हो गया, और चाइल्ड के ऊपर जैसे कि ECC वाले बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना, उस पर क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको समझने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।